हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ के पेपर का रिव्यू थोड़ा सा। ठीक है। और लॉ का पेपर कैसा रहा आज, किस लेवल का था, मॉडरेट था, टफ था, इजी था, कैसा था, वो बस डिस्कस करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं पेपर डिस्कस करूंगा, पेपर कैसा था, क्या था। ठीक है। और सबसे पहले जिन बच्चों ने आज परीक्षा दिया है उन बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो, सभी अच्छे नंबर से पास हो और सबका सीए फाउंडेशन इस बार क्लियर हो। ठीक है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। जिन लोगों ने भी पहली बार इस चैनल पर रीच किया है उन सभी से मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है, बेटा सभी के सभी बच्चे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन में ना वो ऊपर वाला प्रेस करना, ठीक है, जो घंटी होती है ऊपर वाली, उससे क्या सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि वाईके त्रिपाठी क्लासेस सिर्फ क्वालिटी कंटेंट देता है और कुछ नहीं। ये चैनल सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के लिए ही बना है। आपको क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेंगे, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा आज का पेपर रहा है लॉ का। देखें, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा जो लॉ का पेपर रहा है वो कैसा रहा है। ये जो लॉ का पेपर था, दिस पेपर वॉज गुड फॉर स्टूडेंट। ये पेपर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा था, एकदम बढ़िया पेपर था। इस पेपर में बहुत सारे, ये पहला पॉइंट हो गया। देखो, दूसरा पॉइंट है बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन है जो फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको बच्चे हमेशा याद रखते हैं, वैसे क्वेश्चन थे। कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो एक दो क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट थे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट क्वेश्चन वो अच्छे क्वेश्चन थे जो इजिली अटेम्प्ट किए जा सकते थे। अच्छा, तीसरी बात, जो केस स्टडीज की बात करूंगा मैं, इस पेपर में जितने भी केस स्टडीज आए हैं, केस स्टडीज एक दो केस स्टडीज थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे थे। एक केस स्टडीज या ऐसा बोल रहे हैं, एक या केस स्टडीज थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे थे और कुछ कुछ केस स्टडीज ऐसे थे जो केस स्टडी जिनमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो एकदम इजीली बंदा अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो केस स्टडीज भी ओवरऑल इनका वो जो रिव्यू रहेगा, केस स्टडीज का रिव्यू वो भी गुड है, अच्छा, केस स्टडीज का भी रिव्यू अच्छा है। तो मैं क्वेश्चन वाइज बात करता हूँ, आप थोड़ा बने रहें चैनल के साथ में। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए, प्लीज आपसे आग्रह है, नम्र निवेदन है, ठीक है, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट के बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर मिलेंगे आपको और भी अपकमिंग टाइम पर आने वाले हैं नवंबर 21 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना बच्चों लोग, भूलना नहीं। और ऊपर वाला प्रेस करना ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे, समझ रहे हैं ना। गुड, आइए जरा अब हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं कैसा रहा पेपर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इस बार उसने डराया नहीं। इस बार हमारा इंस्टीट्यूट हमें डरा नहीं रहा। पहली हर बार क्या करता है ना, इंस्टीट्यूट डरा देते, एक बड़ा सा क्वेश्चन देते हैं वो लोग, और क्वेश्चन नंबर 1 का ए बड़ा सा क्वेश्चन रहता है और डर जाते हैं बच्चे। तो भाई डरे नहीं, इस बार बच्चों ने थोड़ा सा ईज फील किया। और ये क्वेश्चन था, आपको वैलिड और वर्ड बताना था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन था ये, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वैलिड और वर्ड बताना था रीजन के साथ में। मैं हमेशा कहता हूं रीजन के साथ में वैलिड और वर्ड बताना था। ठीक है, मैं इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि क्या ये जो स्टेटमेंट थे वो थोड़े टफ थे या थोड़े इजी थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था, अ क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन शुड बी ब्रॉट अपॉन इन केस ऑफ ब्रीच। तो ये जो स्टेटमेंट था, आप इसके आंसर को नहीं देखेंगे, ये वर्ड वैलिड है क्योंकि किसी बच्चे ने लिखा है, मैं इसको ये काट रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, वो किसी बच्चे ने लिखा है, मैं इसको काट रहा हूं। देखो ये क्या थे, ये इस पेपर में जो भी चीजें थी बेसिकली क्या थी कि ये जो क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो कॉमन सेंस से बनेगा। ठीक है, अगर आप पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को आपके अंदर उतर जाता है, अगर वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगता, और प्रोविजन तो खैर लॉ के लगते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो,
ये जो था क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 2, ये थोड़ा सा टेक्निकल था। ये थोड़ा सा टेक्निकल था। इसमें 2 कोर्ट्स हैं जिनका जुरिडिक्शन एक ही जगह है और इनके बीच में कुछ अग्रीमेंट हो रहा है पार्टीज के बीच में कि वो भाई एक जगह फाइल करे, एक जगह फाइल ना करे। तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। उसके बाद आया X offers to sell his Maruti car to Y. Y believes that X has only Wagoner car but agrees to buy it. ये क्वेश्चन मैं कहूं तो मिस्टेक का क्वेश्चन है। अब आप देख लें एक बार, और यहां पर केवियट एम्प्टर भी लग सकता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक प्लस केवियट एम्प्टर, और यूनिलेटरल मिस्टेक आप बोल सकते हैं प्लस केवियट एम्प्टर, ठीक है। आप बोलेंगे भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो फिर मैं सेल ऑफ गुड सेट क्यों लगा रहा हूँ? भाई सोगा और कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही है, ठीक है, अलग हुए हैं बस 1930 में। तो कॉन्ट्रैक्ट तो खैर बेसिक्स है ही इनका। आइए, ये जो क्वेश्चन है, एक फिजिशियन है जो किसी को एम्प्लॉय करा, असिस्टेंट के तौर पर सैलरी दे रहे 75,000 पर मंथ, और 2 साल के लिए एम्प्लॉय करा, और फिर बोला कि आप X, a physician and surgeon, employs Y as an assistant on a salary of 75,000 per month for a term of 2 years, and Y agrees not to practice as a surgeon and physician during these 2 years. तो किसी को अपने यहाँ एम्प्लॉय कर रहे हैं और उस पर आप कंडीशंस लगा रहे हैं कि आप ये काम नहीं करोगे। तो ये जो क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये बच्चे बार बार पढ़ते हैं, तो ये इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रीस्ट्रेंट का क्वेश्चन, मैं इतना बता देता हूँ, रीस्ट्रेंट का क्वेश्चन है। और ये कहाँ आपको देखना है मैं ये भी बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, हमारा जो स्कैनर आता है, उस स्कैनर में आपको ये दिखेगा पेज नंबर 22 में। हमारे स्कैनर में पेज नंबर 22 में आप जाएंगे तो उस स्कैनर में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन है वहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 64। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आंसर तो नहीं दिखाऊंगा मैं। देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन है वहाँ से लिया गया है, एकदम सेम क्वेश्चन है, और ये इंस्टीट्यूट के आरटीपी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, एक वहाँ से आपको दिखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ए खत्म हुआ, तो ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा हाफ एंड हाफ था, थोड़ा इजी थोड़ा टफ टाइप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन है, ये ओपीसी पर क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, हमने अप्रैल मंथ में, देखो आपको डेट दिख रहा होगा, अप्रैल मंथ में 22 अप्रैल 2021 को एक टेस्ट लिया था ऑल इंडिया बेसिस पर। उस टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा दी थी। उस टेस्ट में एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, ये देखिए क्वेश्चन, उस टेस्ट में एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, ये एकदम सेम क्वेश्चन 4 नंबर का उसमें आया है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट करा होगा उन बच्चों का ये क्वेश्चन एकदम स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से गया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के आरटीपी में भी है, ठीक है। तो ये हमारे टेस्ट में भी था, ये आरटीपी में भी था। उसके बाद इसका आंसर क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और जब ओपीसी पढ़ते हैं, ओपीसी के टाइम पर यहां पर समझाया जाता है कि भाई नॉमिनेशन का जो क्लॉज है ना, उस वहां ओपीसी में उस पर कोई रेसिडेंट रहेगा तो क्या होगा, अगर रेसिडेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये वहां पर आपको साफ डायरेक्ट प्रोविजन, अपेरेंट प्रोविजन दिखेगा। तो मैं इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। यहां जो भी लिखा आप उसको नहीं माने, किसी बच्चे का पेपर है ये, आंसर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये इजी क्वेश्चन था, आप इसको बोल सकते हैं ये इजी क्वेश्चन था। ये अटेम्प्ट हो सकता था जिन्होंने भी ओपीसी का प्रोविजन पढ़ा है ना, बस और कुछ नहीं, ओपीसी का प्रोविजन पढ़ा है उनके लिए क्वेश्चन इजी था। जिन्होंने भी ओपीसी का प्रोविजन स्किप किया उनके लिए क्वेश्चन टफ हो गया, समझ रहे हैं बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में, सारे टीचर्स के स्टडी मैट में, मेरे भी स्टडी मैट में, सब जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको डिस्कस करना था बस, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था और ये सब जगह पढ़ते हैं बच्चे। ये भी क्वेश्चन इजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए वंस अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 का ए वंस अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर क्वेश्चन था और आपको डिस्कस करना था रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई वो रूल्स हैं, लाइन से दिखेंगे आपको, इंस्टीट्यूट के मैट में दिखे या किसी टीचर के मैट में दिखे या मेरे मैट में दिखे, कहीं भी दिखे, वो हर जगह दिखते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। इस पर जो नंबर मिलेगा आपको, अगर आपने रूल्स को प्रॉपरली लिखा होगा, एकदम लॉ लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में भी लिखा होगा, ठीक से रूल्स को समझाया होगा, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं अगर किसी ने रट्टा मारा होगा, ठीक है, तो उसका ये क्वेश्चन एकदम इजीली अटेम्प्ट हुआ होगा। तो ये आपको रट्टा मारना होगा, इस क्वेश्चन को रट्टा मारेंगे तभी जाके क्वेश्चन ये अटेम्प्ट होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, तो आप बोल सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा तो 50-50% इस क्वेश्चन को हम लोग वेटेज देंगे इजी और टफ के बारे में, क्योंकि जिसको याद नहीं उसके लिए तो टफ हो गया और जिसको याद है उसके लिए इजी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बेनिफिट वो पूछ रहा था और फ्लेक्सिबिलिटी पूछ रहा था पार्टनरशिप का, ऐसा आपसे डिस्कस करने के लिए बोला। तो ये जो क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन है, ये कहीं स्पेसिफिक नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। और इसमें आप क्या करेंगे, आपको एलएलपी का बेनिफिट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बेनिफिट और पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी इन कंपैरिजन विद एलएलपी, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये एक जनरल क्वेश्चन था, इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको इन जनरल आंसर लिखना पड़ेगा। बस आप ये समझ लीजिए इसका आंसर एग्जैक्टली किसी जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। कोई बच्चा अगर इस पर लिखेगा तो भी उसको मोटा मोटी मार्क्स ढंग का मिलेगा, किसी ने प्रॉपर वे में लिखा होगा तो उसको ढंग का मार्क्स मिलेगा। तो अभी घबराए नहीं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो किताब से होंगे, इंस्टीट्यूट के मैथ से होंगे, कहीं से भी हो, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। 3 का ए क्वेश्चन इंप्लाइड अथॉरिटी पर है। 3 का ए इंप्लाइड अथॉरिटी पर है कि बोल रहा है कि क्या क्या एक्ट्स हैं जो इंप्लाइड अथॉरिटी के बियॉन्ड है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनर्स की इंप्लॉयड अथॉरिटी होती है, उस इंप्लॉयड अथॉरिटी के बियॉन्ड क्या क्या एक्ट्स हैं। तो वो 8 या 9 पॉइंट है। ठीक है, 7, 8, 9 पॉइंट है, ऐसे कुछ करके वो 8 to 8 अब ऐसा कर लें 8 to 9 पॉइंट्स हैं, EFGH। तो 8 पॉइंट्स है शायद, वो 8 पॉइंट्स आपको लिखना है। अगर जिसने 8 पॉइंट्स लिखा होगा उसको पूरा नंबर मिलेगा। एकदम क्लियर कट है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम इजी क्वेश्चन है और ये महा इजी क्वेश्चन है, ये महा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स बियॉन्ड इंप्लाइड अथॉरिटी। ठीक है, एक्स बियॉन्ड इंप्लाइड अथॉरिटी वो बच्चों को ऐसे उंगलियों में याद कराया जाता है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी कैसा रहा सर? ये ज्वाइंट प्रॉमिस पर क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है और ये टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में सिर्फ एक बात कही जा सकती है, अगर आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन का सोर्स हमारे मैट में दिखाता हूं। इस क्वेश्चन का सोर्स हमारे मैट में देख लें एक बार। हमने इस पर एग्जाम्पल्स वगैरह भी करा रखा है, लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर। तो एग्जाम्पल जितने भी हमने, ये देखो, ये बच्चों, ये एक्चुअली ये जो क्लास में मैट था वो मैट नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन एग्जाम्पल्स वगैरह हमने करा रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, बच्चों के मैट में एग्जाम्पल्स होंगे, तो जो बच्चे देख रहे होंगे उनके मैट में एग्जाम्पल्स होंगे हमारे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स, उसके बाद में रिलीज ऑफ लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है। देखिए, तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पर आया हुआ है, सिर्फ उसने केस स्टडी बना के दिया और केस स्टडी बनाकर क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, हमारे मैट में ये डायरेक्टली आपको दिखाओ। अच्छा, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूनिक है, जो एकदम अगर आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, इसका प्रोविजन आता होगा, उनके लिए तो ये इजी है, और जिनको प्रोविजन नहीं आता होगा उनके लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा तुरंत। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी इजी था। उसके बाद 4 का ए। अभी 4 के ए में आएंगे तो बॉस बच्चा लोग अब तो ये समझ लो कि 4 का ए क्वेश्चन है जो फिर से सावन चल रहा है और शंकर जी का प्रसाद है। ठीक है, अब महाकाल का नाम लेना है, इसको अटेम्प्ट करना है। समझ रहे हैं ना? ये क्या बोला, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अगर गुड्स वाला पूछता तो टफ हो जाता, राइट ऑफ लियन होता है, बहुत कुछ होता है उसमें। यहां पर तो बायर का अगेंस्ट पूछ दिया, आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, वो जो लॉ में दिए हुए 5-6 पॉइंट मैं आपको सोल्यूशन तो खैर नहीं दिखाता हूँ, चलो ठीक है, वो 5-6 पॉइंट वहां दिखेंगे आपको इजिली। देखो,
6 नंबर का क्वेश्चन है और जो लिखेगा उसको पूरा नंबर मिलेगा, इसमें पूरा मिलेगा, क्योंकि वो पॉइंट अब ढंग से लिख दे। क्योंकि अब फिर से बात वही आ गई ना, किसके लिए ये क्वेश्चन इजी है कि टफ है। तो भाई ये क्वेश्चन फिर से इजी है, जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है प्रोविजन उसके लिए तो इजी है, और जिसको नहीं आ रहा उसके लिए टफ है। तो इन जनरल में बात करूं तो ये क्वेश्चन इजी ही है, क्योंकि राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर सबको याद रहता है, समझ रहे हैं ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का ए भी हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन आया 4 का बी। वो क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन था, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब ये टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, गुड यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन किस पर था? ये क्वेश्चन था ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट आप समझते हैं ना, सेक्शन नंबर 29 पर क्वेश्चन था ये, ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फॉर्म बाय वे ऑफ सेल। ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। मैं आपको दिखाता हूं प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के। देखिए ये जरा, हमारा जो प्रैक्टिस मॉड्यूल छपता है, उस प्रैक्टिस मॉड्यूल के अंदर में ये क्वेश्चन है। वाईके त्रिपाठी क्लासेस का जो प्रैक्टिस मॉड्यूल छपता है ना, उस प्रैक्टिस मॉड्यूल के अंदर में ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे प्रैक्टिस मॉड्यूल में, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। और उस प्रैक्टिस मॉड्यूल में सेक्शन नंबर 29 जो है वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। तो उसमें सिर्फ प्रोविजन लिखा हुआ, हमने केस स्टडीज नहीं दी थी, हमने प्रोविजन दे रखा था, और ये केस स्टडीज पे बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेक्शन 29 जिनको याद होगा, इसमें रेफरेंस कैसे देना है, मतलब सेक्शन 29 और सेक्शन 31 के बेसिस पर रेफरेंस देना है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में सेक्शन 29 प्लस सेक्शन 31 इसके बेसिस पर रेफरेंस देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसको मैं इजी नहीं कहूंगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। जिन्होंने ढंग से पढ़ा है उन्हें याद रहेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें ये क्वेश्चन उनसे नहीं बनेगा। ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अभी तक एक ऐसा क्वेश्चन दिखा जो टफ दिखा आपको, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा ये टफ था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 का एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाया उन्होंने, ठीक है। और आपको पता है ये सैंपल डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर क्वेश्चन बनाया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले प्रोविजंस लिखना है आपको, फिर फैक्ट्स एनालिसिस लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन था इनका। इसको मैं इजी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज भी रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन दिखे आपको, एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और एक ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर से एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एज पर द कंपनी 2013। आपको पता है ना, यहाँ होल्डिंग कंपनी की बात कर रहा है वो, सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा है वो, ठीक है, और प्लस एसोसिएट की बात कर रहा है वो। जिन्होंने सिर्फ प्रोविजन लिख दिया होगा ना, मैं सुबह ही बात कर रहा था अपने एक स्टूडेंट से, और वो बोल रहा था सर इसमें ये कंपोजिशन के कंट्रोल के बेसिस पे कौन कौन सी कंपनीज आएंगी सर। तो मैंने बस उसने मतलब प्रोविजन की स्टार्टिंग उसने ही कर दी, ठीक है। मैंने बस बता दिया, बस देख लो ये आएगा, इसमें ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन, ये प्रोविजन। बस 2 मिनट की बात हुई होगी हमारी, 2 मिनट की बात हुई होगी, ठीक है। उस 2 मिनट की बात में ना उसने वो प्रोविजन को रिकैप्चुलेट कर लिया, मैंने रिकैप्चुलेट करवा दिया, और ये क्वेश्चन सुबह सुबह देखो 6 नंबर का आ गया, ठीक है, एकदम 6 मार्क्स का। तो बच्चा जिसने फोन किया था, आपका ये क्वेश्चन एकदम सही हुआ होगा, भगवान आपको इस बार पास करे, आशीर्वाद मेरा आपके साथ है, ठीक है। तो इट वाज डैम इजी क्वेश्चन, एकदम ये महा इजी है। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन पेपर कैसा सेट किया गया, ये पेपर ही सेट किया गया कि आपको पास किया जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का ए। अब ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारे लॉ का शायद। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है वो पूछ रहे हैं, और बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल दीजिए और बताइए उसका इफेक्ट क्या क्या होता है। बस ये एक बार है ना डायरेक्ट क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। बच्चों को क्लास जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ाते वक्त ये पढ़ाया जाता है कि देखो ये सुपर इवनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, ये होगा तो इसका इफेक्ट हो, ये होगा तो इसका इफेक्ट ये होगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये एक इजी क्वेश्चन है। अगर जिन्होंने नहीं करा होगा ठीक से तो उनको टफ लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो अभी तक क्वेश्चन आपको दिख रहा है पेपर मोटा मोटी इजी चल रहा, ओवरऑल पेपर इजी चल रहा है। 1-2 क्वेश्चन जो है 8, 10, 12 नंबर के आपको दिखे होंगे जो थोड़ा टेक्निकल और टफ दिखे होंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत रेफरेंस भी आंसर का बता दिया, आंसर तो नहीं बता, रेफरेंस जरूर बता दिया आंसर के, देखो आंसर ये होने वाला है, समझ रहे हैं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी।
6 का बी, ये जो 6 का बी है ना, ये पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट by the partners state the rules that should be observed by the partners in settling the accounts of the firm after dissolution under the provision of the Indian Partnership Act. सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बोले हैं, वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट स्टेट द रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टनर्स इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन. बोले डिसोल्यूशन जब हो जाएगा उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट सेटल किया जाएगा पार्टनर्स के साथ में, उस टाइम पर अग्रीमेंट के हिसाब से कौन कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे. तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा किसी को याद रहता है, किसी को नहीं रहता है. इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन जो है आपको मैं दिखाता हूं, हमारे स्टडी मैट में ऐसा बना रखा हमने प्रैक्टिस मॉड्यूल में, आपको दिखाता हूं मैं, देखो जरा. देखो, इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स शैल सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स फॉलो किए जाने चाहिए. ठीक है, और वो कौन कौन से हैं वो ये रहा. तो भाई बेसिकली ये सेक्शन ये मैं आपको देखो आंसर बस इतना ही है और कुछ नहीं है. तो आंसर मैं क्लियरली आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है. ठीक है, तो ये सेक्शन 48 पर ये क्वेश्चन है और ये एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है, ये सेक्शन 48 पर अगर आपने ढंग से लिखा है तो ही मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा. ठीक है, अच्छा उसके बाद जरा देखो, एक क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. बोला मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस पूछ रहा, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा उन्होंने. बोला मेन डिफरेंस बताओ गारंटी कंपनी और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. मैं आपको बताऊं, हमारा जो प्रैक्टिस मॉड्यूल है उस प्रैक्टिस मॉड्यूल में पेज नंबर 44 पर, उस प्रैक्टिस मॉड्यूल में पेज नंबर 44 पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा ये देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गारंटी कंपनी एंड स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द गारंटी कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. क्वेश्चन जो आपका है जो आया हुआ है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज क्या है. हमारे मॉड्यूलर क्वेश्चन में मैं आपको आंसर तो नहीं दिखाऊंगा, बस ये दिखा दे रहा हूँ कि जो हमने वो क्वेश्चन कवर कर रखा है. तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि गारंटी कंपनी और शेयर कैपिटल वाली कंपनी में मेन डिफरेंस क्या है. तो भाई मेन डिफरेंस एक ऐसा डिफरेंस है जो सारे बच्चों को पता रहेगा, एक एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है. ठीक है, शेयर कैपिटल में लायबिलिटी को लेकर के और यहाँ पर लायबिलिटी को लेकर के, बस और कोई पॉइंट नहीं है. तो ऑलमोस्ट यही रहा. और ओवरऑल ये क्वेश्चन आप कहें तो अगर जिनको प्रोविजन ठीक ठाक से याद है उनके लिए ठीक है ये. ठीक है, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स जो रहा लॉ का वो वॉज गुड. लॉ का जो पेपर रहा वो पेपर वॉज गुड और पेपर बहुत अच्छे से मैनेजेबल है. पेपर अच्छे से मैनेजेबल है. पेपर को रेटिंग अगर दूं तो लॉ के पेपर को 60 मार्क्स को तो 10 में कम से कम 8 साढ़े 8 की रेटिंग देता हूं बच्चों के हिसाब से. और अच्छा क्वेश्चन आया, बच्चे सारे किए होंगे. ठीक है, अब आता है बीसीआर. अब बीसीआर ये क्या बात करें, बीसीआर में तो पता आपको कैसे करना. वर्क जो हमें बीसीआर में एक लेटर है इंपॉर्टेंट 4 नंबर का. आप लैंडलॉर्ड से कह रहे हैं कि रेंट कम कर दीजिए. ये जनरल लेटर है. पेंडेमिक इफेक्ट मतलब पेंडेमिक का इफेक्ट इसमें दिख रहा है इस पेपर में थोड़ा सा. और ये जनरल लेटर है तो ये इजीली मैनेजेबल लेटर है. टफ तो मैं नहीं इसको बोल सकता. और कुछ वर्ड मीनिंग्स है. पूछा फियास्को का मतलब क्या होगा. तो जो फाइनेंस न्यूज चैनल देखते होंगे ना, जो अखबार वगैरह कभी पढ़ते होंगे, उनको ये पता होगा अच्छे से. और एक एक्टिव और पैसिव, तो कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है बेसिकली. ठीक है, और फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये इजी क्वेश्चन था. ठीक है, और एक हमें आर्टिकल लिख रहा था 250 वर्ड का, कोविड सर्टिफिकेट मस्ट फॉर अटेंडिंग पार्लियामेंट्री सेशन. तो इस पे थोड़ा सा बच्चा लोग फंस सकता है. ठीक है, 250 वर्ड में उनके एक आर्टिकल लिखना था तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड था. ठीक है,
उसके बाद उन्हें ना एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट ड्राफ्ट कर, मैं पीछे से इसलिए जा रहा हूँ तो कि जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मैं उसकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, राइटिंग स्किल की, ठीक है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी थी गवर्नमेंट डिसीजन पे को लेकर कि मल्टीप्लेक्सेस ओपन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ठीक है, और वो नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। तो ये भी एक ठीक ठाक था, ये बोल सकते हैं कि सो एंड सो था, ये एंड सो क्वेश्चन था, बहुत ईजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, एंड 50-50% इसका वेटेज जाएगा, ठीक है। अब उस पर नॉर्मल क्वेश्चन जो है इसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर आप ग्रामर इक्वेशन कह लें है, और फिर आपका एक अनसीन पैसेज जो रहता है वो इधर दिया हुआ है। तो बीसीआर वाला पार्ट भी जो है, बीसीआर वाला पार्ट एज यूजुअल था, जैसा होता है बीसीआर का पार्ट। बीसीआर पार्ट जो था हमारा एज यूजुअल, एकदम एज यूजुअल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ना टफ ना इजी, ये एज यूजुअल जैसे आया था फ्लैट आया हुआ है। लेकिन लॉ का जो पार्ट था वो मैं कहूंगा कि मोस्टली इजी था, मोस्टली इजी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े टेक्निकल थे, बाकी पूरा पेपर ऑलमोस्ट इजी था। तो जिन बच्चों ने भी आज पेपर लिखा है उन सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारा ये डिस्कशन जो रिव्यू है, पेपर रिव्यू यहाँ खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले पेपर के दिन। बच्चों का मैं व्यू लूंगा पेपर के दिन और बताऊंगा कि कैसा पेपर रहा है उनका और कैसा पेपर हुआ है। पेपर इजी था, टफ था, क्वेश्चन कहाँ से ऑलमोस्ट आए हैं मैथ्स वाले पेपर के दिन, ठीक है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के क्वालिटी कंटेंट के लिए आप इस चैनल पर जरूर बने रहिए। आज के लिए बस इतना है, शुक्रिया, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।